हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सिद्धेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फिजिक्स के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि जे 2025 22 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर में है, राइट। इस पर्टिकुलर डिस्कशन को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा है। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज पार्ट 1। तो जैसे मैंने अपने शॉर्ट्स में डिस्कस किया था कि बेसिकली बेटा जो फिजिक्स का पेपर था, राइट, आज का दैट वाज वेरी सिंपल, राइट। अगर मैं उसको और स्पेसिफिकली ब्रेक डाउन करूं तो 75% ऑफ द पेपर वाज इजी की तरफ था एंड 25% मॉडरेट था, राइट। कोई भी ऐसा टफ सवाल नहीं था। अगर आप 75 भी स्कोर कर रहे हो 100 में से, ये बहुत ही बढ़िया स्कोर है, राइट। ठीक है, जो अटेम्प्ट 2 में आप और उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस सीधे सीधे क्लास नोट से आए थे, राइट। या ऐसा सिमिलर क्वेश्चन तो हम लोग ने देखा हुआ है, राइट, यस और नो, है ना, राइट। तो जो भी सवाल आए थे उनके बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के वर्जन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। तो कोई भी ऐसा नया नवेला क्वेश्चन नहीं आया था। बात करते हैं अगर वो पोटेंशियोमीटर के सवाल की, उसमें भी एज पोटेंशियोमीटर का कोई भी कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा था। इट वाज अ बेसिक सर्किट थ्योरी का वो सवाल था। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, राइट। एक और चीज डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि अगर सीरियस हो, चाहते हो कि जे अटेम्प्ट 2 में बेहतर करो, तभी ये वीडियो देखो और पूरा डिस्कशन देखना। क्लियर है? जैसे इस वीडियो का नाम है इट इज अ डिस्कशन, इसमें मैं सवालों को सॉल्व नहीं करने वाला, राइट। इसके इफेक्टिव सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर पीपीटी में लिख के लाए हैं, राइट। बट उसके ऊपर जो कंसेप्ट है, जो माइंडसेट है, वो मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है? राइट। ये एक स्पीड डिस्कशन सेशन होने वाला है। मैंने इसको इस तरीके से इसीलिए प्लान किया है ताकि आपका मैक्सिमम समय बच पाए, राइट। बच्चों की तरह अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं सवाल को, राइट। सीधा हम लोग कॉन्सेप्ट को टच करेंगे कि भाई क्या माइंडसेट होना चाहिए था, किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? तो अगर सीरियस हो तभी वीडियो देखना, राइट। ठीक है, वीडियो के नोट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, राइट। नीचे एक फोन नंबर है, उससे आप हमारे जेई व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर भी जुड़ सकते हो। नए हो चैनल पर, अभी सब्सक्राइब करो। क्लियर है? राइट। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। नोट्स मिल जाएंगे बट पूरा देखना, राइट। चाहे 1.25 पे देखो, चाहे 1.5x पे देखना, कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा वीडियो बेटा जरूर देखना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, राइट, जिनका पेपर आने वाले दिनों में होने वाला है। क्लियर है? ज्यादा राइट चीजें डिस्कस नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन क्विकली। आ गए हैं हम लोग यहाँ पर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा गया था, राइट। ऐसे मैंने बोले थे कि ये जो ट्रिकी डायमेंशन एनालिसिस वाले सवाल है, इनको आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके जाना। म्यू नॉट का डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, बी का डायमेंशन, ई का डायमेंशन, ये सब हम लोग ने निकालना सीखा है। एंड मैंने क्लास में प्रेडिक्ट भी किया था कि भाई जे 2025 में ऐसा एक सवाल देखने को मिलेगा, और आ भी गया। देखो, राइट, इसमें सवाल में पूछा गया था व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बी बाय म्यू नॉट, राइट। तो सीधे से सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें काम में आता है अपना एम्पियर्स सर्किटल लॉ, दैट इज क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड, राइट। इसका मतलब बी इनटू लेंथ दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट। सिंपल सा ये सवाल था, राइट, कि बी बाय म्यू नॉट का जो डायमेंशन है वो करंट डिवाइडेड बाय लेंथ के डायमेंशन के बराबर होगा, एंड दैट इज नथिंग बट एम्पियर इनटू लेंथ इनवर्स। सिंपल सवाल, राइट। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी दिक्कत आई हो। बट अगर ये ट्रिक्स नहीं क्लियर है, राइट, तो आप पहले बी का डायमेंशन ढूंढते, फिर म्यू नॉट का ढूंढते, फिर उनको डिवाइड मारते, उससे बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। 5 से 6 मिनट आपके वेस्ट होते हैं। क्लियर है? एम्पियर सर्किटल लॉ, गॉस लॉ, ये क्लियर होने चाहिए। यहाँ से आपके डायमेंशन बहुत ही इजीली निकल जाएंगे। अगले शिफ्ट के लिए, अगले अटेम्प्ट के लिए ऐसे क्वेश्चंस और आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़े, राइट। यस, अगेन सेकंड बहुत ही सिंपल बट हल्का सा कैलकुलेटिव सवाल। कैलकुलेशन में अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करते हो तो ये भी सवाल बहुत ही ज्यादा बेटा इजी है, राइट। क्या बोल रहा है, राइट, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, है ना। दो प्लेट्स है बेटा, उन दोनों के बीच में सेपरेशन दिया गया है डी, राइट। यहाँ पर सेपरेशन डी दिया गया है एंड एरिया जो है ए दिया गया है। क्लियर है? राइट। अब अगर हम इस पर्टिकुलर सवाल को इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में ब्रेक करें तो ऊपर वाले जो K1 और K2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसमें इंसर्टेड है वो C1 C2 कैपेसिटेंस की तरह एक्ट करेंगे, एंड दोनों में दोनों ही कैपेसिटर सीरीज में होंगे, एंड सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है बेटा। क्लियर है? राइट। एंड इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज इन पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दैट इज C3। तो राइट साइड में आप लोग देख सकते हो, वहां पर मैंने इक्विवेलेंट डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है। क्लियर है? अगर हम C1 C2 को देखें तो उनके डायमेंशंस बेटा सिमेट्रिक है, राइट। दैट इज डिस्टेंसेस D बाय डिस्टेंसेस D बाय 2 है कि नहीं, राइट। एंड जो एरिया है दैट इज A बाय 2, राइट। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट यही है कि सिंपल सी बात है कि C1 C2 यहाँ पर सीरीज में, उनको सीरीज में लाके हम लोग C डैश ढूंढ लेंगे, राइट। एंड C डैश फाइनली इज इन पैरेलल विद C3। क्लियर है? इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन एग्जीक्यूट करना है। C डैश की अगर हम बात करें, व्हाट इज दैट, राइट, सिंपल, जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में एक्ट करता है
वही फॉर्मूला कैपेसिटर्स के सीरीज में लगता है ना। तो सी डैश इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इस तरीके से अपने को सी डैश मिल जाएगा, राइट। एंड उसके बाद पैरेलल में कैपेसिटर्स इन पैरेलल, राइट, एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो फॉर्मूला आता है वो सेम होता है, दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज, एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो वही फॉर्मूला अपन ने लगाया। अब दिक्कत ये है कि आप गलती कर सकते हो C1 C2 C3 की वैल्यू लिखने में, तो उसको भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने C1 C2 C3 की वैल्यूज मैंने पिंक कलर में लिख के रखी है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है तो कैपेसिटेंस K टाइम्स होता है, K गुना हो जाता है, तो वो मैंने K का जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई कर रखा है, एरिया A/2 एंड डिस्टेंस इज D/2। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D, राइट। तो वही चीजें मैंने सब्स्टिट्यूट करके पहले तो C1 ढूंढा, राइट, सिमिलरली C2 ढूंढा, एंड अगर C3 की बात करें सो जो एरिया है बेटा वही आधा है, द डिस्टेंस इज स्टिल D, राइट। तो यहाँ पर C1 C2 C3 हम लोगों ने ढूंढ लिया है बेटा। अब तो बेसिक सा कैलकुलेशन बचता है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ये फॉर्मूला यूज किया है, राइट। उसको सॉल्व करके हमने C डैश की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है, राइट। देखना वीडियो स्क्रीन में मैं C डैश की वैल्यू को यहाँ पर डब्बे में बंद कर रहा हूँ, क्लियर है, राइट। उसके बाद सिंपली C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C डैश प्लस C3, इतना सा काम अपने को करना है, राइट। आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी वेरी क्लियर। इजी सवाल था, राइट। बस आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, ऐसे बहुत सारे सवाल अपन क्लास में कर चुके हैं, राइट। एंड आपके नोट्स में भी ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, तो कोई भी नई बात इसमें नहीं है। आई होप इट इज क्लियर, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े, राइट, सो यहाँ पर जो पहला दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि दो सोप बबल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, राइट, है ना। तो यहाँ पर दो सोप बबल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ है कि जब दोनों के सरफेस को इनसाइड करेंगे, राइट, तो एक और तीसरी इंटरफेस बन जाएगी जिसको मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है। तो जो तीसरी इंटरफेस बनेगी उसका टू बी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये अपने से पूछा गया है। एंड यहाँ पर बताया गया है कि R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है, राइट। अगर सोप बबल है बेटा, अपने को पता है कि सोप बबल एक बाय लेयर दो लेयर वाला मॉलिक्यूल होता है, राइट। उसमें दो लेयर डबल लेयर्ड वो चीज होती है, क्लियर है। तो बेसिकली आंसर यहाँ पर दिया गया है, बट अपन स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज कि बाहरी जो प्रेशर है इसको मैं ले लेता हूँ बेटा P0, राइट। तो दोनों बबल्स के लिए हम लोग अलग अलग इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट। तो सिंपल सा चीज है बेटा, ये बबल जो है फुला हुआ है, राइट। इसका मतलब अंदर का जो प्रेशर है क्या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, राइट। एंड यहाँ पर एक प्रेशर डिफरेंस भी होगा, राइट। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, द एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 4S/R इन द केस ऑफ अ सोप बबल, क्लियर है, राइट। तो सिंपल सा चीज है, पहले सोप बबल के लिए मैं लिख सकता हूँ P1 माइनस P0 दैट इज इक्वल टू 4S/R1। दूसरे बबल के लिए लिख सकता हूँ P2 माइनस P0 इज इक्वल टू 4S/R2। यहां से अगर आप P1 और P2 की वैल्यू निकालो बेटा, तो बाय सिंपल कॉमन सेंस एंड कंपैरिजन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि P2 की जो वैल्यू है वो P1 से बड़ी आ रही है। और यही से हम लोग एक तीसरी इक्वेशन में निकाल सकते हैं। इसका मतलब P2 दबा रहा होगा P1 दैट इज पहले सोप बबल को, जो दूसरा सोप बबल है वो दबा रहा होगा। इसका मतलब कर्वेचर कुछ इस तरीके से बन जाएगा जैसे डायग्राम में आपको दिख भी रहा है, राइट। एंड 2 - 1 अगर करेंगे तो P2 माइनस P1, राइट, इनके प्रेशर डिफरेंस की वजह से तीसरी कर्वेचर बन रही है। सो दैट इज 4S/R। नाउ R इज द न्यू इक्विवेलेंट कर्वेचर जिसको अपने को ढूंढने के लिए बोला गया है। ये भी सवाल अपन ने क्लास नोट्स में किया, राइट। दैट इज इक्वल टू 4S इनटू ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, क्लियर है बेटा, राइट। फाइनली जो आपका आंसर निकल के आता है बाय सिंपल कैलकुलेशन दैट इज R इज इक्वल टू R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्लियर है, राइट। इसको भी मैंने डब्बे में बंद कर दिया है, राइट। सारे जो नोट्स है इसके आपको मिल जाएंगे। बस बढ़िया तरीके से आराम से इस वीडियो को पूरा देखना। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्लियर है। अगर पूरा वीडियो अभी तक आप देख रहे हो एंड पूरा वीडियो अपने कंप्लीट जब कर लोगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना कि हाँ सर मैंने पूरा वीडियो देख लिया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बढ़िया तरीके से, राइट। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट। यहाँ पर देखो क्या बोला गया था, ये भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है, राइट। इस पर्टिकुलर सवाल में अपने से पूछा गया था कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में, राइट। अब डायोड फॉरवर्ड बायस में कब होता है, राइट। फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट का, क्लियर है, राइट। जो ग्रुप है उसमें भी मैंने पुट किया था हाउ टू चेक वेदर द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस बाय यूजिंग ओपन सर्किट टेस्ट। इसमें सबसे पहले हम डायोड को ओपन सर्किट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं VPN, राइट। अगर VPN पॉजिटिव है, VPN पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, दैट मींस द P टर्मिनल ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द
हायर पोटेंशियल एंड एंड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द लोअर पोटेंशियल। अगर ऐसा है तो VPN अगर ग्रेटर देन 0 है देन द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, एंड अगर VPN लेस देन 0 है देन द डायोड इज इन फॉर देन द डायोड इज इन रिवर्स बायस, राइट। अब ऐसा ही क्यों होता है, इसका इन डेप्थ रीजनिंग इसके कंस्ट्रक्शन में है, राइट, जो कि आई होप सभी लोगों ने अपने इंडिविजुअल क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अलग अलग केसेस को ओपन सर्किट करके डायोड को बनाया, राइट। फर्स्ट केस में आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में 0 एंड राइट साइड में -15, तो लेफ्ट साइड वाले सारे टर्मिनल्स P है एंड राइट वाले सारे ऑप्शन में जो टर्मिनल्स है दैट इज N, राइट। VP माइनस VN यहाँ पर क्या निकल के आता है बेटा, 0 माइनस ऑफ -15 दैट इज 15 वोल्ट, राइट। यहाँ पर VPN ग्रेटर देन 0 है एंड कांग्रेचुलेशंस दिस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, राइट। तो पहला ही ऑप्शन आपने देखा और वो सही निकल गया, बाकी ऑप्शन भी चेक करना है फॉर द सेफर साइड। बट ये बहुत ही सिंपल सवाल निकल गया कि भाई ये ऑप्शन मैंने देखा और वही सही आंसर है, टिक करके आप आगे भी बढ़ सकते थे स्मार्टली अगर आपने सही जवाब निकाला, आप कॉन्फिडेंट हो तो। क्लियर है, बाकी ऑप्शंस भी आप चेकआउट जरूर करें, सोल्यूशन आपके सामने है, राइट। फिर से बच्चों की तरह मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, राइट। सिंपल है, ओपन सर्किट करो, VPN निकालो, ग्रेटर देन 0 है तो फॉरवर्ड बायस, लेस देन 0 है तो रिवर्स बायस। क्लियर है बेटा, राइट। आगे बढ़ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। So this was your question number 4. क्लियर है, राइट। नेक्स्ट लेट अस गो ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 5। अगेन बेहतरीन सवाल, इजी सवाल, इसके कॉम्प्लेक्स वर्जन्स पहले ईयर्स PYQs में आ चुका है, तो अगर आपने PYQ सॉल्व किया है तो ऐसे इससे भी टफ वाले सवाल आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर जरूर किए होंगे, राइट। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, देखते हैं एक बार क्या बोला गया है कि एक स्फीयर अवेलेबल है अपने पास, सॉलिड स्फीयर, उसमें से M एंड R उसका मास एंड रेडियस है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसमें से हमने R/2 की कैविटी को रिमूव कर लिया है, इसका मतलब R/2, राइट, एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग ने निकाल लिया है, राइट। ठीक है, तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड कैविटी। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे पूछ रहा है रिमेनिंग हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है, राइट, तो हम लोग यहाँ पर स्केलर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेता है इजीली। यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, द कंसेप्ट इज, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। द कंसेप्ट इज आई रिमेनिंग इज इक्वल टू आई पूरा, राइट, आई ड्यू टू पूरा मास माइनस आई ड्यू टू द कैविटी। पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कटे हुए हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इतना सिंपल है। दूसरी बात इसमें जो गलती कर सकते हैं बच्चे, वो है एक्सेस ऑफ रोटेशन को ना समझ पाना, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे फॉर्मूले आपको याद है, अच्छी बात है, बट एक्सेस ऑफ रोटेशन भी पता होना चाहिए। यहां पर बोल रहा है कि द एक्सेस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ द कैविटी। इसका मतलब अगर मैं यहां पर बनाऊं तो बेसिकली बेटा ये जो आपकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है ये कुछ इस तरीके से होने वाली है, एंड इस एक्सेस का आपको आय पूछा गया है जब हम कैविटी को रिमूव कर दे। क्लियर है, राइट। तो सिंपल सा बेटा पहला यहाँ पर जो काम अपने को करना है वो ये है कि ये समझो आप कि पूरे मास का जो मास है दैट इज M एंड रेडियस इज R, बट जो कटा हुआ हिस्सा है, जो कैविटी है, उसका रेडियस तो अपने को पता है बट उसका मास नहीं पता। तो मैंने वहां पर अज्यूम कर लिया है दैट द मास इज M डैश। अब स्क्रीन के लेफ्ट साइड बॉटम में ब्लू कलर में आप M डैश का कैलकुलेशन देख सकते हो। पूरे वॉल्यूम के लिए M मास है, राइट, तो यूनिट वॉल्यूम के लिए M बाय वॉल्यूम उतना मास होगा, राइट। तो बेसिक यूनिटरी मेथड लगा के आप ये पता कर सकते हो कि M डैश की वैल्यू है M बाय 8। आई होप ये चीज समझ में आ गई है। अब सिंपल सा यहाँ पर कहानी बनता है बेटा कि पूरे सॉलिड स्फीयर की अगर हम बात करें, जब पूरा मास था तो ये तो सीधे डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², राइट। तो वही मैंने लिखा है। इसमें से मुझे कट करना है कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कैविटी के लिए अगर आप बात करें तब भी ये जो एक्सिस है उस राइट उस कैविटी के डायमीटर की तरह काम करिए, तो उसके लिए भी 2/5 mr² ही होगा, बस M की वैल्यू M/8 होगी, राइट, एंड R की वैल्यू R/2 होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, राइट, दैट इज M/8 2/5 इंटू M/8 इंटू R/2 का होल स्क्वायर। बेसिक कैलकुलेशन करनी है, सॉल्व करके आंसर आ रहा है 31/80 mr²। इजी सवाल है, इससे खतरनाक वाले सवाल अपन कर चुके हैं, राइट। ठीक है, एंड मैंने ये क्लासेस में भी बोल रखा है, अभी भी बता रहा हूँ सभी बच्चों को, आने वाले शिफ्ट में भी रोटेशन का, राइट, जो सबसे वन ऑफ द हैवी वेटेज टॉपिक्स होने वाला है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मार्क माय वर्ड्स, आगे डिस्कशन वीडियो में आप थैंक यू करोगे कि हाँ सर आपने बताया था एंड क्वेश्चन आ रहा है, राइट। दूसरा टॉपिक रोटेशन में दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वाले सवाल, समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। उस पर्टिकुलर टॉपिक के भी सवाल आप लोगों को जरूर देख लेना। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ सकता हूँ, चलो बढ़ना ही पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट जो सवाल है बेटा, सिंपल सवाल आया है फ्लक्स वाले टॉपिक से। क्लियर है, अगेन यहाँ पर कोई गॉस लॉ खतरनाक सा टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी का ये गेम है। इसके भी अच्छे लेवल के सवाल पहले PYQs में आ चुके हैं, तो आई होप ये चीज आपको हिट कर रही है कि भाई जो बंदा PYQ करके जा रहा है ना,
राइट, वो बढ़िया तरीके से चीजों को समझ पा रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पा रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर बोला जा रहा है अ चार्ज ऑफ वैल्यू q is placed at the edge of the imaginary cube, right, of side A as shown। इसका मतलब एक कोई भी एज है उसके एकदम मिड पॉइंट पे ये चार्ज रखा गया है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। क्लियर है? राइट, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। राइट, अब बेटा अगर मैं थोड़ा सा इस फिगर को जूम कर लूं आपके लिए, राइट, तो ये आपके सामने फिगर है। थोड़ा सा अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा, अगर एक पॉइंट चार्ज है क्यू तो वो तो 3D तरीके से चारों दिशा में अपनी फ्लक्स लाइंस को भेजेगा दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द इंफिनिटी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, क्या ये चार्ज सिर्फ इस एक इमेजिनरी क्यूब से कवर हो पाएगा? नहीं, राइट। अगर इस चार्ज से निकलने वाली सारी फील्ड लाइंस को आपको कवर करना है तो इस क्यू चार्ज को आपको आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से चारों तरीके से एनक्लोज करना पड़ेगा। क्या ये आप इमेजिन कर पा रहे हो? ये बहुत ही ज्यादा जरूरी। एक डब्बा है बेटा, उसके एच पे ये चार्ज रखा गया है, तो अगर इस चार्ज से निकलने वाली सारी फील्ड लाइंस को आप कवर करना चाहते हो, राइट, तो यहां पर ऐसे और 3 डब्बे रखने पड़ेंगे। राइट, एक आगे होगा, एक पीछे होगा, राइट, जो कि 50% ऑफ द फ्लक्स को कवर कर लेगा, एक नीचे से और एक उसके राइट आगे। तो इस तरीके से अपने को 4 क्यूब्स लगेंगे, इस तरीके के इमेजिनरी क्यूब्स, राइट, जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? इसका मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, इस चार्ज को पूरी तरीके से घेरने के लिए 4 और ऐसे इमेजिनरी क्यूब्स लगेंगे, बेसिकली 3 और ऐसे इमेजिनरी क्यूब्स लगेंगे। राइट, थोड़ा सा इमेजिन करो बेटा। राइट, तो 4 क्यूब्स के लिए कितना नेट फ्लक्स हो जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। राइट, तो एक क्यूब के लिए कितना होगा? बाय सिंपल यूनिटरी मेथड, चार्ज फ्लक्स भी एक स्केलर है, तो एक क्यूब के लिए जो फ्लक्स बनता है दैट इज Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। इमेजिन करो, वीडियो पॉज करो, थोड़ा इमेजिन करो, फिर आगे बढ़ना। क्लियर है? हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 7। Again, a very, very simple question. The question says that, right, radius of an electron in the ground state of hydrogen is A naught, right? तो बोल रहा है रेडियस अगर इलेक्ट्रॉन का इन हीलियम प्लस आयोन इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज ए, राइट। तो 2 केसेस दिए, एक तो हाइड्रोजन का रेडियस दिया है, दूसरा हीलियम आयन के थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका आपको रेडियस दिया है, राइट, दैट इज ए। तो आपको पूछा गया है हाइड्रोजन एंड हीलियम के इस पर्टिकुलर ऑर्बिट का कितना रेशियो ऑफ रेडियस होगा, राइट। तो सिंपल सा बेटा यहाँ पर सवाल है, अपने को ये पता होता है कि R is proportional to n square by z, that is R is equal to some constant into n square by z, right। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले A नॉट की, that is K into n square by z, है कि नहीं। n की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 है, राइट, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं एंड z की वैल्यू भी 1, तो A नॉट इज इक्वल टू K, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर हीलियम की, A इज इक्वल टू K into n square by z, n की वैल्यू हो जाएगी 4, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 4, z की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2, एंड सिंपल सा अपने को सॉल्व करके आंसर आ रहा है कि a इज इक्वल टू 8k। सिंपल रेशियो लोगे तो पता चल जाएगा कि a नॉट अपॉन a इज 1/8, एंड यही ऑप्शन अपने एग्जाम में अवेलेबल था। सिंपल सवाल, राइट। मॉडर्न फिजिक्स का भी बहुत ही ज्यादा वेटेज है, राइट। आप लोगों को जरूर मॉडर्न फिजिक्स बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए। इजी सवाल होता है, स्कोरिंग होता है, कम समय में होने वाले सवाल होता है। क्लियर है? अगर कैलकुलेशन वाले सवाल भी आते हैं तो मैंने क्लास में बोल रखा है, अभी भी बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन के ऊपर आपका कमांड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालांकि इस पर्टिकुलर शिफ्ट में ऐसा कोई कैलकुलेटिव बेस्ड ज्यादा सवाल नहीं आए हैं। सो आगे बढ़ते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, right, in the 9th harmonic resonates with the 4th harmonic of open organ pipe। तो बेटा ये सवाल है closed and open organ pipe पे से। तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या था, राइट, फिर सवाल की तरफ जाता है। सो बेटा यहाँ पर वन एंड क्लोज्ड का ही मतलब होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लियर है, राइट। जब भी हम लोग बोलते हैं कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, इसका मतलब सिर्फ वन एंड क्लोज होता है। क्लियर है? एंड ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब बोथ एंड्स ओपन। आई होप ये चीज क्लियर है, राइट। इसके अगर हम बात करें, राइट, वन एंड क्लोज में ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ये सारे कंक्लूजन्स है, राइट, बट अपने को ये सभी कंक्लूजन्स पता होने चाहिए। इसका डेरिवेशन आप कर सकते हो, बट टाइम बचाने के लिए ये फॉर्मूले, ये कंक्लूजन्स अपने को पता होने चाहिए। क्लियर है? सो इन वन एंड क्लोज या क्लोज ऑर्गन पाइप में द अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ Vs अपॉन 4L, राइट। एंड इन द केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप व्हिच इज एनालॉगस टू दैट ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग, जैसे वेव इन अ स्ट्रिंग में होता है वैसे ही ओपन ऑर्गन पाइप में कहानी होती है, दैट इज ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, दैट मींस दे आर एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ Vs अपॉन 2L। अब सिंपल बोल रहा है कि भाई क्लोज ऑर्गन पाइप की जो 9th फ्रीक्वेंसी है ना, वो ओपन ऑर्गन पाइप के 4th फ्रीक्वेंसी के बराबर है। सिंपल, तो पूछा गया है एल क्लोज, अगर लेंथ जो क्लोज वाले की लेंथ है 10 है, तो ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ बताओ। सिंपल सवाल,
इजी है ना। देखो गिवन डेटा उसी को मैंने फॉर्मूले के रूप में लिखा है, यहाँ पर मैं उसको डब्बे में बंद करके हाईलाइट भी कर देता हूँ। देखो इस पर्टिकुलर स्टेप को देखो, इस एक स्टेप में ये सवाल सॉल्व हो जाता है। हार्डली ये सवाल 20 सेकंड का था बेटा, अगर आपको फॉर्मूले क्रिस्टल क्लियर है, राइट। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं पता, अगर आप डिराइव करोगे तो 2 से 2.5 मिनट लग जाएंगे। वेस्ट नहीं करना है समय, फॉर्मूले फॉर्मूले फॉर्मूले, फिजिक्स पढ़ रहे हो, फॉर्मूले के ऊपर कमांड जरूर होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े, राइट। क्या बोल रहा है ये कि open 9 into Vs upon 4 LC, LC is the length of the closed pipe, that is equal to 4 times Vs upon 2 L naught, right? L naught और LO is the length of open organ pipe. बेसिक सॉल्व करके आंसर आ जाता है, आंसर इज 80/9 सेंटीमीटर एंड यही आपका गिवन ऑप्शन भी था। इजी है, फॉर्मूले पता होना चाहिए, एकदम इजी लेवल का सवाल है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 9 एंड 10 दो ही सवाल और अपन डिस्कस करेंगे, राइट। मैं नहीं चाहता कि ये ज्यादा लेंथी वीडियो बन जाए, आप राइट आधा अधूरा उसको छोड़ के चले जाओ, राइट। दो पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं, फ्रेश होकर अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके से देखना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, it says that a capacitor is charged by battery to charge Q1, now the battery is disconnected। ठीक है, इसका मतलब चार्ज होने के बाद हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। बस इस लाइन पे अपने को एक चीज क्लिक करनी चाहिए कि भाई अगर बैटरी निकाल दी है तो कोई एडिशनल चार्ज ट्रांसफर इनिशिएट करने वाला कोई भी अब एलिमेंट सर्किट में नहीं है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राइट। बोल रहा है A डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंसर्ट कर दिया बिटवीन द गैप्स ऑफ द कैपेसिटर, नाउ द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q2, है ना, राइट। इसका मतलब और कुछ छेड़खानी नहीं की है, बस हमने प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है। तो इससे होगा क्या बेटा, कैपेसिटेंस K गुना हो जाएगा, बट क्या चार्ज पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, राइट। द Q2 विल बी इक्वल टू Q1, चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि चार्ज ट्रांसफर इनिशिएट करने के लिए बेटा बैटरी होनी चाहिए, राइट। हालांकि उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ गया, उसकी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज पर यूनिट वोल्टेज बढ़ चुकी है, बट चार्ज ट्रांसफर करने वाला ही कोई नहीं है, तो वो स्टोर कहां से करेगा? Q1/Q2 इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, अगेन अ सिंपल सवाल, राइट। बोला गया है कि भाई YDC के सेटअप को म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डब कर दिया। क्लियर है, फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ेगा? ये तो मतलब एनटी का लगता है कि फेवरेट सवाल है, कितनी बार यही सवाल वो लोग दे रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। सबसे पहले तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। लाख बताने के बाद भी फॉर्मूला सब लोग भूल जाते हैं कि कैपिटल डी ऊपर आएगा कि स्मॉल डी। उसको याद करने के लिए मैंने एक बढ़िया सी ट्रिक भी बताई थी, राइट। कैपिटल डी डैडी का, स्मॉल डी डॉल का, राइट। सो बीटा दैट इज फ्रिंज विड्थ, दैट इज लैम्बडा डैडी अपॉन डॉल, राइट। लैम्बडा डैडी अपॉन डॉल, तो ये बेसिकली एक ओरल सवाल था, राइट, है ना। लैम्बडा डैडी अपॉन डॉल ये याद रखना है, बट यहाँ पर उसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, राइट। क्योंकि हम अगर इस पर्टिकुलर सवाल को देखें कि अगर हम मीडियम चेंज करते हैं तो क्या क्या चीजें चेंज होती है। सबसे पहले, राइट, वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम वो चेंज होता है। उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर और एक चीज चेंज होती है, दैट इज वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। क्लियर है। तो अगर फ्रीक्वेंसी 1/μ टाइम्स होती है तो लैम्बडा भी 1/μ टाइम्स होगा, एंड सिंस फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा तो बीटा भी 1/μ टाइम्स होगा। इसका मतलब जो आंसर है दैट इज एक कमेंट अपन कर सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। क्लियर है, आई होप, राइट, ये पूरा वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा हो, राइट, प्रोडक्टिव लगा होगा। बहुत ही कम समय में मैंने सभी 10 क्वेश्चंस को समराइज करने की कोशिश की है, साथ ही साथ कंसेप्ट रिवाइज किया है, माइंडसेट बताया कि सवाल को अप्रोच कैसे करना है। क्लियर है, राइट। इस पर्टिकुलर शिफ्ट 1 का पार्ट 2 डिस्कशन वीडियो आएगा। सिमिलरली 22 जनवरी शिफ्ट 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो भी आएगा। तो नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब करो, राइट। इन्फॉर्मेटिव लगा है वीडियो तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करो, नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। क्लियर है, राइट। तो ऑल द बेस्ट आने वाले अगर आप आने वाले शिफ्ट में बैठ रहे हो, आने वाले दिनों में अगर आपका पेपर है, वेरी राइट, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, राइट। गॉड ब्लेस यू। बढ़िया तरीके से टेंशन फ्री होकर पेपर को अटेम्प्ट करना, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को रीड करो, बढ़िया से आराम से सॉल्व करो। क्लियर है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।